क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है, क्योंकि वो निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है, बेगुनाहों को मारता है। वो किसी व्यक्ति या देश का नहीं बल्कि मानवता का अपराध है। लेकिन आतंकवादियों को पनाह देने वाले कौन कौन हैं? आतंकवादियों का न तो कोई अपना बैंक है, न हथियारों की फैक्ट्रियां, तो कहां से उन्हें धन मिलता है? कौन इन्हें हथियार देता है? कि जिस किसी ने भी हिंसक विचारधारा के बीज बोए हैं, उसका कड़वा फल उसे खाने को मिला है। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है, और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। बहुत ही साफगोई तरीके से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को और नवाज शरीफ को सीधा संदेशा दिया है कि आप पहले अपने गिरेबान में झांको। आप कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की बात करते हो, लेकिन बलूचिस्तान की स्थिति देखो कि वहां पर यातनाओं की पराकाष्ठा, ये 3 शब्द उनके हैं, यातनाओं की पराकाष्ठा हो रही है। जिस तरीके से आप बलूचिस्तान में आपकी सेना ज्यादती कर रही है, उससे बड़ा मानवाधिकारों का हनन कहीं और नहीं हो सकता। सुषमा स्वराज करीब 18-19 मिनट संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोली, हिंदी में बोली, और स्पष्ट तौर पर बोली कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा रहेगा। पाकिस्तान वो सपने देखना भूल जाए। बहुत ही कड़े शब्दों में और बहुत ही स्टेट्समैन लाइक, क्योंकि बहुत आसान था इस भावुकता के माहौल में, देश में जब गुस्से का उबाल है, अपने आपा का खो देना और बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। लेकिन सुषमा स्वराज ने एक स्टेट्समैन लाइक भाषण दिया। 18-19 मिनट के भाषण में करीब 7-8 मिनट उन्होंने आतंकवाद पर बोले, और मैं 2 से सवा 2 मिनट उन्होंने पाकिस्तान और नवाज शरीफ का नाम लेकर उन पर टिप्पणी की, और हर उस बात का जवाब दिया जिसका बीते 1 हफ्ते से हिंदुस्तान की जनता जो उनसे अपेक्षा रख रही थी। हम आगे बढ़े। पाकिस्तान जो कि अब रिपब्लिक ऑफ आतंकिस्तान की संज्ञा पा रहा है, उस पर बात करें। हम आपको सुनवाते हैं सुषमा के वो जवाब जो उन्होंने नवाज शरीफ के कश्मीर के आतंकी बुरहान वानी को शांतिदूत जब उन्होंने बताया था, तो उस पर सुषमा ने किस तरीके से पाकिस्तान को और नवाज शरीफ को जवाब दिया। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause. दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास। संयुक्त राष्ट्र की इस महासभा में नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान पर करीब 1 हफ्ते पहले यह आरोप लगाया था कि भारत दोस्ती नहीं चाहता है।
भारत दोस्ती के लिए शर्तें थोपना चाहता है। सुषमा ने बाकायदा नवाज शरीफ का नाम लेकर और पाकिस्तान का नाम लेकर उनको याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान ने हमेशा भारत की दोस्ती की हर कोशिश को नाकाम किया है। Wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. Let us be clear. Talks are no favor to Pakistan. Talks are in the interest of both countries. They are essential to resolve our differences, especially in Jammu and Kashmir dispute. ये समझ नहीं रही कौन सी शर्त, किस शर्त की बात की जा रही है। हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी? मैं स्वयं इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग हमने शुरू किया था इकट्ठे बैठकर। क्या कोई शर्त रखी थी? प्रधानमंत्री मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतर गए थे, कोई शर्त लगा कर गए थे क्या? ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है? सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि शर्तों के आधार पर नहीं, मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के साथ सारे के सारे विवाद सुलझाने की पहल की थी। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। पठानकोट का नाम, उरी पे हुए ताज़ा आतंकी हमले का नाम और पाकिस्तान के वो जिंदा आतंकी बहादुर अली का नाम जिसने खुद अपने मुंह से कबूला कि वो पाकिस्तान का रहने वाला और वहां से ट्रेन ढोकर लौटा है। और जब सुषमा चल जा रही थी संयुक्त राष्ट्र की सभा में अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए, तो एक और आतंकी 2 दिन पहले हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ा, अब्दुल कयूम नाम का, जो कि बताता है कि वो किस तरीके से वहां पे ट्रेनिंग लेकर और आया था कश्मीर में हलचल मचाने के लिए, हंगामा करने के लिए। उधर नवाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत में कश्मीर को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच बिना कश्मीर मुद्दे के हल के कभी शांति नहीं हो सकती। सुनिए सुषमा ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds, including children and infants, blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. These Indian brutalities are well documented. I would like to inform the General Assembly that Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बार बार जनमत संग्रह की बात की थी कश्मीर में अपने भाषण में, उसका भी जवाब दिया सुषमा स्वराज ने बहुत ही छोटे, आसान और इफेक्टिव तरीके से। सुनते हैं। Mr. President, the Security Council has called for the exercise of the right to self-determination by the people of Jammu and Kashmir through a free and fair plebiscite held under United Nations auspices. The people of Kashmir have waited 70 years for implementation of this promise. अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा।
इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा, ये ख्वाब देखना छोड़ दे पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान। हमारा आज का सवाल और अब आपके एसएमएस के जवाबों का मुझको इंतजार है। लगातार आप हमको इस डिबेट के दौरान मैसेज भेज सकते कि क्या संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रहा भारत आज? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने जवाब हमको SMS करें। #HTP और #मुंहतोड़ जवाब के जरिए भी आप अपनी राय और सवाल हमको भेज सकते हैं IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। बड़े मेहमान, बड़ा पैनल जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहा है उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह मेरे साथ हैं। कांग्रेस का युवा चेहरा और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जयवीर शेरगिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्काइप पर रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी साहब मेरे साथ हैं। पूर्व राजनयिक और पूर्व विदेश सचिव शशांक साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। कूटनीतिक विशेषज्ञ सुशांत सरीन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल AJB जैनी साहब भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। एक एक रिएक्शन सबसे पहले आप सबका लूंगा। आप सबने भाषण सुना होगा। शुरुआत करना चाहूंगा मैं ब्रह्मा चलानी आपसे। सुषमा स्वराज के भाषण पर आपका रिएक्शन। 18-19 मिनट का भाषण, हिंदी में दिया गया भाषण और पाकिस्तान और नवाज शरीफ का नाम लेकर उनको उनके बातों का जवाब दिया गया। ब्रह्मा सर। बहुत बढ़िया भाषण था, बहुत ही पावरफुल भाषण था, पॉइंट पर पॉइंट रिबटल था। मगर मेरा कंसर्न ये है कि इस समय दुनिया का जो टेंशन है वो सीरिया इराक मुद्दे पर है, इंडिया पाकिस्तान मामलों पर नहीं है। और यूएन जनरल असेंबली एक कमजोर फोरम है, पावरफुल फोरम नहीं है। असली फोरम यूएन का तो सिक्योरिटी काउंसिल है जो इस समय सीरिया का मुद्दा डिस्कस कर रहा है। तो स्पीच तो बढ़िया रहेगी मगर इतना इंटरनेशनल अटेंशन नहीं मिलेगा सुषमा जी की स्पीच को। जी मैं और रिएक्शंस लेता हूं, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। शशांक साहब, आपका रिएक्शन एज अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। एक तो प्रिंसिपल्स की बात करी कि आतंकवाद किस तरीके से सब देशों की प्रगति रोकने में लगा हुआ है। न्यूयॉर्क में जो इस तरह से आतंकवादी घटनाएं भी हाल में घटी है और 9/11 का भी उन्होंने संदर्भ दिया, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि जनता भारत की हो या और देशों की हो, सब आपस में एक साथ मिलकर खड़ी हैं आतंकवाद के खिलाफ। और जो आतंकवादी देश हैं उनको अलग थलग करना चाहिए। इसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, उसमें बात करी जाती है प्रिंसिपल्स की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चूंकि भारत का नाम लेके भारत के खिलाफ बयान दिए थे, तो इससे सुषमा जी ने पूरा मौका का उसको उनको पूरे तरीके से जवाब दिया है, ताकि ये ना बात रहे कि खाली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब एक भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी देती हैं। तो सुषमा जी ने खुद उसका पूरे तरीके से जवाब दिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एट द हाईएस्ट लेवल वो उसका जवाब है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस दिशा में वो चलने की कोशिश कर रहे हैं उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। राइट। सुशांत सरीन, आपका टेक। क्या अब भारत पाकिस्तान जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सुशांत, क्या आपको लगता है कि अब ये संबंध वापस सामान्य दिशा में कभी लौटेंगे? देखिए, वो तो डिपेंड करता है। जब ये आरोपों का आदान प्रदान हो रहा है संयुक्त राष्ट्र में, तो सार्क के एक मीटिंग में हमने अपने एक व्यक्ति को, अफसर को भेजा हुआ है, तो हमारे भी तो कोई नीति कोई क्लियर नहीं है ना। हाँ, अब क्योंकि सार्क एक ऐसी घटिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 25-30 साल में कुछ उपलब्ध नहीं किया, लेकिन हम उसके परिप्रेक्ष्य में अपने लोगों को वहां भेजेंगे क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है उसके साथ। लेकिन पाकिस्तान जो हमारे ऊपर आतंकवाद थोपता है उसको हम अलग थलग करने की बात करते हैं, लेकिन एंटी करप्शन के ऊपर एक सम्मेलन होता है तो हम अपने अफसर को भेज देते हैं। तो हमारी भी एक लिहाज से एक बड़ी मिक्स से सिग्नल्स जा रहे हैं। तो जो आपका सवाल है, क्या अब ये रिश्ते वापस आएंगे, मेरे ख्याल 6 महीने रुक के बात करते हैं, क्योंकि मौसम बदलता है तो नीतियां बदलती हैं। और वो केवल एक सरकार का नहीं, 70 साल से हर सरकार की यही नीति रही है।
मौसम के साथ नीति बदलती है। तो एक बात तो ये हो गई। Right. जहां तक सुषमा जी का जो स्पीच है उसका मामला है, मेरे ख्याल उसमें एक बड़ी नपीतुली स्पीच थी। भारत की जो उपलब्धियां हैं उसको पहले गिनवा करके आतंकवाद के मुद्दे को एक जनरल परिप्रेक्ष्य में रखा, लेकिन उसमें भी संदेश साफ था कि किस देश की बात कर रही थी जिसको शौक है आतंकवादियों को पालने का, जिसका एक ही निर्यात है वो है आतंकवाद। तो मेरे ख्याल दुनिया भर को तो ये साफ हो गई होगी बात। और फिर पाकिस्तान के ऊपर सीधा निशाना साधा। जो करना था, जैसे शशांक साहब कह रहे हैं कि वो जरूरी था करना, लेकिन इसके बाद क्या इससे हम पाकिस्तान को कोई सबक सिखा पाएंगे? मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल ये एक लिहाज से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तू मैं का खेल है। उसमें हमारे को जरूरत थी कि उसमें हम पढ़ें और पाकिस्तान को एक आईना दिखाएं, क्योंकि हमने अभी तक ये करते थे हम लोग कि पाकिस्तान को इग्नोर करते थे और एक लिहाज से फील्ड खुला छोड़ते थे। अब ये नहीं होगा। तो वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जब तक हम अपनी क्षमता इतनी नहीं करते कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उसको रोक सकें, तब तक बाकी ये आप जितनी मर्जी स्पीचेस देते रहें उसका किस पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की सेहत के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। राइट। जनरल साहब, मैं आपसे पूछूंगा, जैनी साहब, आज बेचैन कौन ज्यादा होगा सुषमा स्वराज का भाषण सुनने के बाद, रावलपिंडी या इस्लामाबाद? सुमित, एक फौजी होने के नाते मुझे सुषमा जी से बहुत ज्यादा और उम्मीद थी। अच्छा। तो सबसे ज्यादा डिससैटिस्फाइड तो मैं खुद हूं। पाकिस्तान तो खैर डिससैटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने चेतावनी भी दे दी उनको, पाकिस्तान का खुलासा भी कर दिया कि वो टेररिज्म को उगाते भी हैं, टेररिज्म को बेचते भी हैं, टेररिज्म का निर्यात भी करते हैं, सारा पाकिस्तान भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मुझे सुषमा जी से बहुत और ज्यादा उम्मीद थी इस स्पीच में, और उसके लिए मैं 3-4 पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं। ये कह देना यूएन जनरल असेंबली में कि जी JNK जो है वो पाकिस्तान का, इंडिया का एक हिस्सा है, कौन सी नई बात है ये? क्या वर्ल्ड के लोगों को नहीं पता ये? क्या हम 1947 से ये बात बार बार नहीं कह रहे हैं? 87 बार क्या हम लोग कह चुके हैं UNGP में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो और ये कह देना कि ये हमेशा रहेगा हमारा हिस्सा, तो ये तो रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सब चीजें उन्होंने पाकिस्तान को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने ये भी जेन को सारा एक्सप्लेन कर दिया, नेशंस को यहां तक कह दिया कि जो उनके साथ ये आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे उनके लिए यूनाइटेड नेशंस में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता था, मेरे अपने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री से, कि जो मैसेज आज के दिन वर्ल्ड को जाना चाहिए था, द इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ माय कंट्री, मेरे देश के अंदरूनी ताकत की जो आवाज दुनिया में पहुंचनी चाहिए थी, कि या तो आप हमें इसमें सपोर्ट करिए, और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो एकला चलो रे, हम अकेले जाएंगे, हम सबक सिखाएंगे। लगभग यही बात, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि चलो 7 दिन के बाद में बिजनेस एज यूजुअल, आइए बैठते हैं, बात करते हैं, हम डोजियर बनाएंगे, हम आपको डोजियर देते रहेंगे, आप डोजियर में और इंफॉर्मेशन मांगते रहना, एक और पठानकोट हो जाएगा, एक और उरी हो जाएगा। बिल्कुल जनरल जैन साहब, यही बात सुशांत सरीन भी इशारों में कर रहे हैं। मैं दोनों पॉलिटिकल नुमाइंदों के पास आऊंगा। पहले सिद्धार्थ नाथ सिंह आपके पास आता हूं। इन्हीं 2 पॉइंट्स को जो सुशांत सरीन ने कहा, जो साहब जैनी साहब भी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सुषमा जी इस बेहतरीन मौके को और भुना सकती थी? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि व्यवहार कुशलता के संतुलन के साथ आज सुषमा जी ने भारत की बात यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में रखी है। पहले तो हमें समझना चाहिए मंच क्या है। मैं मान सकता हूं कि गुस्सा एक फौजी होने के नाते क्या है, या एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते क्या है, मगर वो प्लेटफॉर्म क्या था, उसके अंदर किस तरह की कहीं मैं कहूं कि कूटनीति की बातें करनी चाहिए, उसके अंदर भारत ने अपनी बातें पूरी रखी। और ये आवश्यक होता है, ये तू मैं का प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है कि आपने अपने देश के अंदर विश्व भर में क्या हो रहा है उसके बारे में आपने कहीं कुछ ट्रीटी साइन करी हैं, कुछ एग्रीमेंट्स करे हैं, आपने भारत में क्या किया, और एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते आपने क्या क्या अभी तक अचीव किया है, और उसके बारे में सुषमा जी ने बड़े अच्छी तरह से शुरुआती दौर में रखा। उसके बाद उन्होंने एक जो भयानक रूप आतंकवाद का है उसको समझाया, और
उसमें खाली भारत का ही नहीं कहा, उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बैंकॉक से लेकर न्यूयॉर्क का जिक्र किया। और साथ ही साथ जो एक भारत का पक्ष है, क्योंकि भारत को रखना चाहिए, वो नवाज शरीफ साहब ने उठाया था, भारत को कटघरे में खड़े करने का उन्होंने प्रयास किया था, उसका सुषमा जी ने जवाब दिया। और उसका मतलब सीधा सीधा जो जवाब होना चाहिए 3-4 विषयों पे उन्होंने अच्छी तरह से दिया। जहां तक कि मुझे नहीं लगता कि जो प्रश्न उठाया जा रहा है, क्या भारत को आज इस प्लेटफॉर्म से डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि जी हम लोग आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कहीं विश्व भर का एक रिकॉर्ड देखेंगे, चाहे मैं कहूं अमेरिका का भी देख लेंगे, इराक के ऊपर भी 1.5-2 साल तक की एक माहौल बनाया था और उसके साथ साथ पूरे विश्व के बड़े राज्यों को, देशों को लेकर गए थे और फिर एक बना था। यहां तक 71 में भी देखें, बांग्लादेश का जो विषय था, ये 66-67 में इसकी नींव, और या मैं कहूं जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे उस समय 64 में इसकी नींव रखी गई थी। और धीमे धीमे इसको बिल्ड करते हुए हम लोगों ने विश्व भर का एक वर्ल्ड ओपिनियन अपने पक्ष में रख दिया था कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है और हम वहां पे मदद करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि समय अभी लगता तो है, शुरुआत हुई है। हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, मगर डायरेक्शन एक ये सरकार ने डायरेक्शन ले लिया है, उस डायरेक्शन के साथ हम लोग को चलना चाहिए। इसी नोट पर जयवीर शेरगिल, मैं आपका रिएक्शन भी लूंगा, साथ में ये भी पूछूंगा, ये तो शुरुआत है, जैसा कि सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे हैं, टाइम लगेगा, विदेश नीति का मामला है, वर्ल्ड ओपिनियन को अपने फेवर में करना होगा। और कांग्रेस पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि सबसे पहले संसद का सत्र बुलाइए और अपनी तरफ से पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर दीजिए। क्या ये संभव है? सुमित जी, पहले तो भाषण की बात करूंगा और फिर जो कांग्रेस बात, 3-4 बातें रखूंगा। सबसे पहले तो एक शब्द में कहूं तो सुषमा स्वराज जी आज आतंक, जो पाकिस्तान का आतंकवादियों और आतंक के साथ नजदीकी रिश्ता है, उसका पर्दाफाश करने में विफल रही। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, और ये कांग्रेस बीजेपी की तू मैं कसम, सुषमा स्वराज जी आज पाकिस्तान का नाम लेने में क्यों झिझक गई? आज पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। 9 दिन हो गए उरी अटैक को, हमें किस बात ने रोक दिया कि सुषमा स्वराज जी कहती, बयान अच्छा दिया, पालना, बीज बोते हैं आतंकवाद के, एक शब्द कह देती, ये हमारा पड़ोसी मुल्क जो आतंकवाद के बीज बोझता है, आज इसको हम अलग थलग करें। भाषण में ये कह दिया, उनकी लाइन, अगर मैं ठीक हूं, आपका चैनल मुझे करेक्ट कर सकता है, ऐसे देशों को पहचान करनी चाहिए। अब और क्या रह गया? पहचान हो गई है, अलग थलग करना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न। दूसरा, सिद्धार्थ जी ने इतिहास की बात की। 2013 में यूनाइटेड नेशंस के मंच पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि आतंक के पनाहगार हमारे पड़ोस में मौजूद हैं। फैक्ट्स में कभी गलत नहीं बोलता। उससे पहले 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, जो कश्मीर में ISI भूमिका निभा रहा है उसका भी पर्दाफाश नाम लेके किया था। तो आज ऐसा परिवर्तन क्यों, हम क्यों नहीं ले पाकिस्तान का नाम? दूसरा अहम बात, कश्मीर का मुद्दा नवाज शरीफ ने उठाया था सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ध्यान भटकाने के लिए। बुरहान वानी का नाम उठाया था, मानव अधिकारों का हनन फलाना फलाना के ध्यान भटका दूं। सुषमा जी को एक कड़ा जवाब देना चाहिए था, बुरहान वानी का जवाब देना चाहिए था कि ये ध्यान मत भटकाइए, जो हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, और कल को और बुरहान वानी पैदा होंगे, उनका भी यही हश्र होगा, तो कश्मीर में दखल अंदाजी मत करो। तीसरा बात और आखिरी बात जो कह दूं, आज देश एक बेसब्र है। पाकिस्तान, मैंने आपके शो पे परसों, एक मोटी चमड़ी है, उनकी इन भाषणों से जो आतंकवादी मानसिकता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। 9 दिन हो गए हैं आज उरी अटैक को, 9 दिन। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान और भारत एक शब्दों का युद्ध कर रहा है, शब्दों का। आम आदमी पूछ रहा है कि कब जमीनी हरकत, हमारे शब्द और जमीनी हरकत मेल खाएंगे और पाकिस्तान तब अपनी नींद से जागेगा, ये कब होगा? जवाब। और आखिरी, सॉरी, इससे पहले सिद्धार्थ जी बात है, आखिरी, फिर भी गेस्ट के, सिर्फ आखिरी बात कहूंगा। एक मंच पे और बात करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था यूएस से, चाहे रूस से, चाहे चीन से, जो वे, आज वक्त आ गया है कि सारे विश्व को इकट्ठा होके पाकिस्तान के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक संबंध तोड़ने चाहिए। शब्दों से सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप आतंकवाद के बारे में गंभीर हैं, तो आपको रिश्ते तोड़िए, नाम लेके ये बोलना चाहिए था। सिद्धार्थ नाथ सिंह, जवाब दीजिए। मैं देखिए थोड़ा, मैं इनका थोड़ा सा, मेरे को आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस के प्रवक्ता शेरगिल जी ने ऐसा बोला, क्योंकि उनका बोलने का हक बनता है, इसीलिए वो विपक्ष में है। लेकिन पहले तो जब सुषमा जी ने बात करी थी कि वो
हम लोग को आइसोलेट करना चाहिए, उन लोग को अलग थलग करना चाहिए, जो बीज बोते हैं वहीं पे पैदा करते हैं, ये सब करते हैं। वो विश्व भर के अंदर आतंकवाद की चर्चा कर रहे थी, इसलिए पाकिस्तान का नाम लेना या ना लेना उस समय आवश्यक नहीं होता, क्योंकि उसके साथ कहीं लेना तो फिर पाकिस्तान के सीरिया भी लेंगे, फिर अनेक तालिबान का भी लेना चाहिए, और भी अनेक जगह है वहां का नाम लेने। तो इसलिए थोड़ा सा उस आप ध्यान से सुनेंगे तो शेरगिल जी को समझ आ जाएगा। दूसरा, क्योंकि इन्होंने बड़े प्रश्न पूछे, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहूं कि मगर दूसरा इन्होंने शायद बुरहानवारी वाला शब्द इस्तेमाल। आपने एक गलती कांग्रेस ने हमेशा करी कि हर चीज को यूनाइटेड नेशन में आपने कश्मीर सेंट्रिक बना दिया और टेररिज्म सेंट्रिक नहीं बनने दिया। आज हमारा प्रयास इतना है, और उसमें आप भी हमारे साथ खड़े होंगे, इतना हम लोग को भरोसा है कि ये जो है कश्मीर में बुरहान वानी का जो नवाज शरीफ ने उठाया था, वो उनका प्रयास था कि बुरहान वानी के माध्यम से भारत उसको जवाब देगा यूनाइटेड नेशन में, तो कश्मीर के को मुद्दा बनाते जाएंगे। मगर हम वैसा करना नहीं चाहते, हम टेररिज्म को मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसलिए उसको लेना ठीक नहीं था। 30 सेकंड में जयवीर का रिबटन लेता हूं। कहीं अवस्थी जी बताएं तीसरा विषय इन्होंने क्या बोला था? सैंक्शंस की बात कर रही है। सैंक्शंस हेलो, सैंक्शंस लगवाए जाए। सिद्धार्थ, हाँ जी, आवाज आ रही है सिद्धार्थ? हाँ, सैंक्शंस की जो बात कर रहे हैं, मैं आ जाता हूं। सैंक्शंस की जो बात होती है, जब तक कि आप अपील करके छोड़ दें और उसके बाद कुछ ना हो, तो थोड़ा सा इस पे और ये प्लेटफॉर्म है नहीं, ये जो आपका प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल असेंबली सेशन होता है उस पे नहीं होता। मगर शेरगिल साहब, आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि 3 दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने लिखित में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान के अंदर आप जो मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं उस पे आपने काबू नहीं किया, तो आपके ऊपर हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। 30 सेकंड का रिबटन लेता हूं, फिर केस के पास जाऊंगा। तो थोड़ा सा गौर करें। जयवीर बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आपने जयवीर पे हमला किया। जयवीर 30 सेकंड्स। ये अजीब एक विडंबना है। एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रही है अलग थलग वाली बात में हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये बात सीरिया की भी है। पहली कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन, भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है, सिर्फ 10 सेकंड, कि जश्न बहुत जल्दी मना लेते। ईयू ने चिट्ठी लिख दी, ऐसा ही रूस के साथ कहा था, रूस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, चाइना भी है, चाइना के साथ रशिया भी मिल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का बिल आ गया, आज तक उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई, और आज तक $800 मिलियन सिद्धार्थ जी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन बिल आज भी लागू है और पैसे जा रहे हैं हकानी नेटवर्क को। 30 सेकंड सिद्धार्थ, उसके बाद गेस्ट। सिद्धार्थ, देखिए, आप अपनी बात को, शेरगिल साहब, आप अपनी बात को सिद्ध करने में भ्रमित मत करिए कृपा करके। ये देश का विषय है, ये मेरा और आपका विषय नहीं है, इसलिए भ्रमित मत करिए। जो रशिया ने कहा था, जो था उनका पीओके के अंदर, सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा, पीओके के अंदर ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन का था, वो उस पे हम लोगों ने कहा था कि उन्होंने कैंसिल किया, और रशिया का जो एम्बेसडर है यहां पे, उन्होंने स्वयं आके टेलीविजन चैनल पे कहा था, उसको जरा सुन लीजिए। और जो आप कह रहे हैं, फिर मैं आपको कह रहा हूं, जो सुषमा जी ने अपना भाषण करा था वो आतंकवाद पे करा था, देश भर विश्व भर के आतंकवाद पे करा था, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं लेना उचित था, मगर पाकिस्तान का नाम फिर से लिया गया जहां पे लेना चाहिए था। सुशांत सरीम, कहीं अब राजनीति और करनी है तो हम उसका जवाब कर सकते हैं एक दूसरे। ठीक है, सुशांत सरीम, क्या कांग्रेस की बातों में दम है कि पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए था अलग थलग करने के मुद्दे पर? नहीं, कुछ बातों में है दम, लेकिन मेरे एक अहम बात मेरी नज़र में तो एटलीस्ट ये है कि हम दुनिया को इकट्ठा करने से पहले अगर अपने देश को इकट्ठा कर लें पाकिस्तान की नीति के ऊपर, तो मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा मुस्बत कदम उठा पाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, और जहाँ पर मैं कांग्रेस की जो बात है, पता नहीं ये कितना संजीदा है, क्या ये सिर्फ एक तंज कस रहे हैं सरकार के ऊपर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस बात में मेरिट ज़रूर है कि हम दुनिया भर को तो दुहाई दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाइए, लेकिन फिर हम अपने अफसरों को भेज देते हैं एक सार्क मीटिंग के लिए, फिर हम बात करते हैं कि भाई हमारे को आपस में तिजारत बढ़ानी चाहिए, फिर हमारे यहाँ पर गुलाम अली जैसे इस्लामो फासिस्ट जो लोग हैं, और वो मैं आपके चैनल पे नहीं बता सकता कि उस आदमी की भारत के प्रति क्या भावनाएं हैं,
लेकिन उस तरीके के आदमी को हमारे मुख्यमंत्री तमाम दिल्ली के भी, बंगाल के भी खींच खींच करके बुलाते हैं ताकि सरकार को नीचा दिखाया जाए। हम जब अगर हमारी ये रवैया रहा पाकिस्तान की तरफ और हम दुनिया भर से ये दुहाई देते रहे कि इनके ऊपर सैंक्शंस लगाइए तो कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज ये कि हम खुद भी, और यहां पर कांग्रेस की बात में मेरिट है अगर वो संजीदा हैं, कि भारत को एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसमें अपने तई हम सैंक्शंस लगा सकें, क्योंकि उसका एक संदेश जो दुनिया भर में जाएगा वो एक संजीदा संदेश होगा। इट विल मीन कि हम लोग वी आर इन द बिजनेस ऑफ दिस। और इंपॉर्टेंट चीज उसमें यह होगी कि और हमारी बहुत इकोनॉमिक लेवरेजेस हैं जिसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। उसके लिए हमारा भी नुकसान होगा क्योंकि हमारे कुछ लोग जो पाकिस्तान के साथ तजारत करते हैं वो चीखेंगे, लेकिन वो हमारे को कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं लेकिन उसका खामियाजा ना भरें, तो फिर हमको वही करना चाहिए जो अभी तक हम कर रहे हैं। तिजारत पे बैन हो जाए, MFN का स्टेटस वापस हो जाए, टू स्टार्ट विद सैंक्शंस लगाए जा सके हिंदुस्तान अपने लेवल पर। मेरे ख्याल से जो हम लोगों को प्लानिंग लॉन्ग टर्म करनी चाहिए वो शायद किसी स्टेज पर रुक जाती है, क्योंकि तिजारत आप रोकते हैं तो रोक दीजिए, लेकिन दोबारा उसको रीस्टार्ट करने में बहुत समय लग जाता है। यही हर बार जो है पहले भी हुआ है कि रोकने के बाद में फिर दोनों तरफ से प्रेशर बनना शुरू हुआ कि हमको जो है रिश्ते बढ़ाने चाहिए। पाकिस्तान में पीस लॉबी या बिजनेस लॉबी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, तो इसके लिए तजारत वगैरह बढ़ाई गई। अब मौका ऐसा आ गया, अब हमको मालूम चल गया है कि वहाँ कोई किसी की सुनता नहीं है, ना राजनीतिक लोगों की, ना तजारत वालों की, ना पीस लॉबीज़ की। और वो उनकी जो आर्मी है उन्होंने जो है अपने साथ में पार्टनर्स बना रखा है आतंकवादियों को, और उन आतंकवादियों के साथ में वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं सारे देशों को, जब तक कि पाकिस्तान नंबर 1 देश ना बन जाए साउथ एशिया में। तमाम आतंकी खुले में घूम रहे हैं, हमने सबको देखा, दुनिया देख रही है, और दुनिया के तमाम पैरामीटर्स पर वो घोषित आतंकवादी है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के द्वारा, हिंदुस्तान के द्वारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मजबूरी है कि उस आतंकी मुल्क के साथ हम अपने संबंध रखें, चाहे वो सिंधु जल समझौते की बात हो, चाहे वो तिजारत की बात हो, चाहे वो बस चलाने की बात हो, क्यों नहीं? इन सब चीज़ों पे हम लोग अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं, चाहे सिंधु जल संधि का मसला हो, चाहे तिजारत का, MFN का, ये सब, और वो बसेस का आना जाना, एडहॉक डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक सैंक्शंस की बात आती है तो यूरोपियन संघ का और अमेरिका का बड़ा सिस्टम है कि किस तरीके से क्या क्या सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं, और वो लगाते रहे हैं पूरे तरीके से। और उन्होंने ये भी देखा है कि उसमें जो है क्या कमज़ोरी रह गई हैं, उनको फिर वो फाइन ट्यून करते हैं। तो हम देखें तो हमारे पड़ोस में भी बर्मा के ऊपर लगी हुई सैंक्शंस धीरे धीरे हट रही हैं। अब ऑन सान सूची को खुद जाना पड़ा उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई अब हटा दीजिए, अब तो मैं आ गई हूँ पावर में, क्योंकि वो हटा नहीं पा रहे थे। एक बार सैंक्शंस लग जाती हैं। ईरान के ऊपर अभी भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो हम लोग उसे हाथ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते बढ़ नहीं सकते हैं। तो हमको वो तरीका बनाना पड़ेगा कि किस किस देश के खिलाफ, अगर भारतीय लोगों के जहाँ कहीं रहते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, सैंक्शन लगानी होगी। कहीं अगर हमारे आतंकवादी गुट आते हैं कहीं पर तो सैंक्शन, तो वो सब पूरा का पूरा जो है पार्लियामेंट के लिए एक नया जॉब होगा कि पूरे कमिटीज बैठ के ये बनाए कि भी क्या क्या इसमें सैंक्शंस लगानी चाहिए, किस तरीके की। ब्रह्मचलानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिंधु जल समझौते को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया और साफ साफ बयान सामने आया प्रधानमंत्री की तरफ से कि रक्त और पानी का बहाव एक साथ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं बह सकते। इस तरीके के स्टेटमेंट जो बयान आते हैं, इस तरीके के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, आपको लगता है कि इससे भारतीय जनमानस का हौसला बढ़ेगा सरकार को लेकर कि वो पाकिस्तान पर एक्शन ले रही है, या वाकई में एक्शन लेना पड़ेगा अब, जैसा कि कांग्रेस डिमांड कर रही है? ब्रह्मचलानी, इस साल के मार्च में पाकिस्तानी सेनेट ने रेजोल्यूशन पास किया था कि इंडस वाटर्स ट्रीटी का रिव्यू होना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि भी हिंदुस्तान रिव्यू कर रहा है उस ट्रीटी का। अब ये रिव्यू प्रोसेस तो लंबा चलेगा, क्योंकि ये रिव्यू ओवरनाइट हो नहीं सकेगा। सरकार ने डिसाइड किया कि इंडस वाटर्स कमीशन की मीटिंग्स सस्पेंड हो जाएंगी कुछ समय के लिए। ये छोटा सा कदम है, सिंबॉलिक स्टेप है, अच्छा शुरुआत है। रिव्यू करना चाहिए इस ट्रीटी का, क्योंकि बहुत ही जेनरस रहा है हिंदुस्तान। 50 साल से ऊपर 80% पानी पाकिस्तान के लिए रिजर्व किया गया है इस ट्रीटी में।
तो इस स्टडी का रिव्यू होना चाहिए। मगर जो असली बात यह है कि उड़ी अटैक के बाद 8 दिन चले गए हैं और अब तक हिंदुस्तान ने कोई ठोस सैंक्शंस इंपोज नहीं की हैं पाकिस्तान पर। छोटे मोटे कदम भी नहीं लिए हैं। आज पहला कदम लिया इंडस कमीशन के मीटिंग्स का सस्पेंशन का, मगर जो छोटे छोटे कदम होते हैं जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करना, वो स्टेप भी नहीं लिया। MFN स्टेटस को विड्रॉ करना, वो स्टेप भी नहीं लिया। ट्रेड रिलेशंस को फ्रीज करना, वो स्टेप भी नहीं लिया। मगर हम बाकी दुनिया को कह रहे हैं आप सैंक्शन लगाइए पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारे भाषणों से और हमारे स्टेटमेंट से पाकिस्तान आइसोलेट नहीं होगा। इस समय पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल आइसोलेशन नहीं है, मगर हमारी सरकार हमारी जनता को ये इंप्रेशन दे रही है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। ये बहुत गलत इंप्रेशन। ये जो असलियत ये है कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है उसमें कोई फर्क नहीं आया है। बिल्कुल, मतलब आइसोलेशन का प्रोसेस हिंदुस्तान को अपनी तरफ से शुरू करना होगा, जिसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बात जयवीर शेरगिल कह रहे थे कांग्रेस के नेता होने के नाते, वही बात ब्रह्म चलानी साहब कह रहे हैं, वही बात सुशांत सरीन साहब कह रहे हैं, वही बात जनरल जैनी साहब कह रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा सिद्धार्थ नाथ सिंह, क्यों 9 दिन के बाद भी ये इंप्रेशन नहीं दिया जा सकता या दिया जा सका कि एक्शन लिया गया है, हमने शुरुआत कर दी है, क्यों नहीं? देखिए जहां तक कि मैं कांग्रेस को अलग करके बात करूंगा, जो लोग कह रहे हैं उनका है, कुछ लोगों का है कि एक्शन जो होता है वो मिलिट्रीली होता है, मगर एक्शन खाली मिलिट्री नहीं होता, होना चाहिए, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो, मगर मिलिट्रीली के साथ साथ एक कूटनीति भी आती है और एक व्यापारिक भी आती है, इकोनॉमिक लेवरेज जिसको कहते हैं। इन तीनों का मिश्रण होते हुए ही आपका एक ठोस आप एक्शन ले सकते हैं। ना तो वो जो एक्शन दूसरा होता है कि आपने क्रिकेट मैच बंद कर दिया, आपने आर्टिस्ट को भेज दिया, ये मैं ऑप्टिक्स कहूंगा, ये ठोस कदम नहीं होते, ना ही कूटनीतिक लेवल पर इस पे एक्शन माना जाता है। की स्ट्रेंथ को रिड्यूस नहीं किया गया, तिजारत के लेवल पर बिजनेस में किसी कटौती की बात नहीं की गई, मैं सैंक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये सभी स्टेप्स अनाउंस नहीं, इंडिया ने अपने लेवल पे अनाउंस नहीं किए। थोड़ा सा सुमित जी आप रोज उठ के आप थोड़ा सा ये हर चीजों का एक साथ किया जाएगा, उसका थोड़ा सा इंतजार कर लें, मगर नीजक में रोज एक अनाउंसमेंट करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये हम लोग ने पहले भी किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले गलत किया था, पहले जो समय था उस समय के आधार पे किया था। अभी जो है एक पूरा का पूरा हर तरफ से पाकिस्तान को किस तरह से घेरना है उस पे निर्णय हो रहा है और हो रहा है, और हम लोग को रिजल्ट्स भी देख लें, चाहे कूटनीति पे देख रहे हैं, कहीं हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस के ऊपर देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने करा वो देख रहे हैं हम लोग, और इन सब चीजों को लेते हुए एक एक्शन आएगा, मगर हम जल्दबाजी करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। देखिए, इसमें जल्दबाजी या वेट करने की इसमें सवाल नहीं है, ना ही उस पर कोई डिस्प्यूट है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जो भी बात होनी चाहिए वो साफ साफ, क्लियर एंड सेंडिंग द करेक्ट मैसेज टू द करेक्ट पीपल होनी चाहिए। इस मकसद से हम गोलमोल करके अगर बात करते रहेंगे तो देयरफॉर वी आर ओनली डूइंग पॉस्चरिंग, एंड थ्रू पॉस्चरिंग द मैसेज दैट वी आर कन्वेइंग इज कि 10 दिन के बाद में बिजनेस एज यूजुअल, आइए बैठिए, डोजियर लीजिए, बात करेंगे, जिससे कि कुछ बनना नहीं। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई मिलिट्री एंगल के अलावा और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शन में हमने आज तक क्या अचीव कर लिया? क्या 47 से अभी तक हम डिप्लोमेसी नहीं खेल रहे हैं? कुछ भी नहीं। हमने ना उसको स्टेटस डाउनग्रेड किया, ना उनके एम्बेसडर को कुछ सिर्फ बुलाकर उनको हमने समझाया या उनको वार्निंग दे दी या उनसे कोई बातचीत कर ली, ना हमने डाउनग्रेड किया, ना हमने उसको फ्रॉम एम्बेसी वी हैव कन्वर्टेड इट टू ए काउंसुलेट। दूसरा, इकोनॉमिक में Why are we not telling China? क्यों नहीं हम चाइना को बोलते अगर आप पाकिस्तान के साथ में बिजनेस करोगे इंडिया में बिजनेस नहीं करने देंगे हम? क्यों नहीं हम यूएसए को बोलते अगर आप आतंकवादी स्टेट के साथ बिजनेस करेंगे ये जगह पर आप बिजनेस नहीं कर सकते? हमको किस चीज का डर है? और अब रहा तीसरा ऑप्शन, सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन। सवाल ये है सुमेर, और ये समझने की बात है, मैं एक आधा मिनट लूंगा इसके ऊपर में, पाकिस्तान इस समय कौन सा ऑप्शन समझेगा?
क्या डिप्लोमेसी समझेगा, क्या इकोनॉमिक समझेगा? समझने वाले कौन है उधर? मिलिट्री वाले। मिलिट्री वालों ने कब्जा किया हुआ है। नवाज शरीफ इज जस्ट ए माउथ पीस। ना वो सुनता है, मिलिट्री वालों को समझाना, वही सुनता है, वही बोलता है जो मिलिट्री वाले बोलते हैं। वो मिलिट्री वाले समझेंगे। और मिलिट्री वाले क्या समझते हैं? सिर्फ मिलिट्री भाषा समझते हैं। देयरफॉर ए वेरी क्लियर मैसेज देना चाहिए हम लोगों को। एंड मिलिट्री ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल एट दिस मोमेंट जिससे कि पाकिस्तान को जयवीर, और उसके बाद सिद्धार्थ नाथ सिंह का जवाब। जयवीर कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। दो बातें कहना चाहूंगा और सिद्धार्थ जी को सवाल भी पूछूंगा। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, सोच रहे हैं, नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सहमत हूं इस बात से। पर क्या कह सकते हैं कि जो आज की स्थिति है वो पहले कभी हुआ है? 18 हमारे शहीद हुए हैं हमारे सिपाही, एक मुझे लगता है 20 वर्ष के बाद ऐसा हमला हुआ है। आज पहली बार हुआ है कि सैनिक के जो पीड़ित परिवार हैं, जो सरकारें उनकी मदद करना चाहती थी, उनका भी उन्होंने जो मदद की, जो थोड़ा बहुत मुआवजा अगर कह लो भेजा था, वो भी वापस कर दिया। तो आज स्थिति वो है। दूसरा, आज इच्छा शक्ति की बात हो रही है। आज 9 दिन में भाजपा ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि दिखा सकें कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश भेजने में की उनकी इच्छा शक्ति है। तीसरा, आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सिद्धार्थ जी आपके शो पे उसका उत्तर दे सकते हैं। हमने मांग की है एक्सट्रीम सिचुएशंस डिमांड एक्सट्रीम स्टेप्स, कि क्या आप सेशन बुला के टेरर स्टेट लेबल करेंगे? दूसरा, कि हम चाहते हैं कि एमएफएन स्टेटस विड्रॉ करें। क्या पाकिस्तान जो हाई कमीशन है उसको बुला के सिर्फ चाय पिला के भेज दिया जाता है, उसकी स्केलिंग डाउन होगी? अगर आज इसी बात की इच्छा शक्ति अगर दिखाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों का शिकार है। आपने वादा किया था कि आपके पास जादू की छड़ी है और पाकिस्तान अगर वो हम लाहौर तक पहुंच जाएंगे, लाहौर तो दूर की बात, पाकिस्तान आईएसआई पठानकोट पहुंच गई। सिद्धार्थ जी, स्थिति वो अलग है। जवाब दीजिए सिद्धार्थ। देखिए, मैं ये अब इन्होंने फिर तूतू मैमे की बहस शुरू कर दी। आप तो वोट के माध्यम से 26-11 करवा चुके हैं, इसलिए, और उसके बाद मैं फिर शुरू करूंगा तो इसलिए कोई फायदा नहीं सुमित अवस्थी जी। इनको 26-11 के बाद, और क्या मनमोहन सिंह ने कहा था कि उस ऑर्गेनाइजेशन और उन लोगों को हम लोग पकड़ के खत्म करेंगे और उसको चिन्हित ही नहीं करेंगे, हम खत्म भी करेंगे। तो अब कहीं कांग्रेस के लोग उस स्तर पे उतर के आज जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, क्या कांग्रेस की डिमांड का जवाब देना चाहेंगे? क्या पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है? पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है? सुमित जी, या तो सुमित जी, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सुनने में, कहीं आप उनका जवाब दे दूं या आपका जवाब दूं, ये पहले निर्णय कर लीजिए आप। मेरा सवाल भी वही है जो जयवीर का सवाल था, अलग अलग नहीं है। क्या पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको बोलना है तो आप बाद में बोल लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा, मगर आप बीच में बोल रहे हैं तो मैं नहीं सुन पा रहा हूं। सुमित जी, अभी आप नहीं सुन पा रहे जो मैं बोल रहा हूं? मुझे सच बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता आपने क्या बोला। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप नहीं सुन पा रहे? अब आप कहीं, मैं जब बोल रहा हूं उसके बीच में बोलेंगे तो थोड़ी हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं हियरिंग प्रॉब्लम के लिए, लेकिन एक बार आखिरी में मेरे को वाइंड अप करना है। ये वास्तविकता, आपका आदमी आके सुन ले, हंसिए नहीं। सुमित जी, देखिए, मैं नहीं हंस रहा हूं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आपके सामने टीवी नहीं है सिद्धार्थ, आपके सामने टीवी नहीं है, ये आपकी दिक्कत है। मैं पहली बात साफ कर दूं, मैं नहीं हंसा था, जयवीर हंसे थे। दूसरी बात, मैं अपना सवाल चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे शो वाइंड अप करना है। मैं फिर एक बार आखिर में आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस की डिमांड है पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की। क्या बीजेपी तैयार है पाकिस्तान को आतंकी राज घोषित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए? इतना जवाब दे दीजिए आप। देखिए, इसमें हमारे, देखिए मैं इतना ही कहूंगा, सुमित जी इतना कह चुका हूं, हमारे गृह मंत्री जी इस पे कांग्रेस ने जो बोला उससे पहले बोल चुके हैं। कांग्रेस भी इंडिपेंडेंटली एक स्पेशल सेशन की मांग कर सकती है, मगर मैं इतना कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं बुलाना चाहे कांग्रेस खुद ही कर ले। इतना ज्यादा नौटंकी क्यों कर रही है और पब्लिसिटी क्यों गेन कर रहे हैं? कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा पे कहीं आप सीरियस हैं और उसके ऊपर आप कुछ करना चाहते? पहले तो आपने 70 साल किया नहीं, पूरा चुनाव आप पब्लिसिटी पाकिस्तान की करके जीते हैं। सिद्धार्थ जी, जयवीर जी, माफी चाहूंगा, वक्त की बेहद कमी है मेरे पास, लेकिन सुषमा स्वराज के आज के भाषण पर अब देश में प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। बहुत सी प्रतिक्रियाएं और भी आ रही हैं। लगातार IBN 7 में तमाम रिएक्शंस मिलेंगे, तमाम एक्सपर्ट्स को फिलहाल मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके SMS के जवाब जरूर मिलेंगे। बने रहिए IBN 7 के साथ।
और हम तो पूछेंगे कि इस आखिरी हिस्से में वक्त हो गया एसएमएस के जवाबों को आपको दिखाने का। आज का पोल था, आज का हमारा सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत कामयाब रहा। हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 83% हाँ में जवाब देते हैं, 17% नहीं में जवाब देते हैं। यही सवाल हमने ट्विटर पे पूछा। 77% कहते हैं हाँ भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रहा, 23% ऐसा नहीं मानते हैं। ये पोल के नतीजे सुषमा स्वराज के भाषण के बाद जो उन्होंने कुछ देर पहले मुंहतोड़ जवाब दिया नवाज शरीफ को और पाकिस्तान को। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। कल रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। लेकिन ब्रेक के उस पार किशोर अजवानी के साथ 100 बात की एक बात। गुड नाइट।